नमस्कार दोस्तों। आइडियोलॉजीज हमारी सारी खत्म हो चुकी हैं गांधीज़म को छोड़ के। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एम के गांधी अलग से थिंकर हैं। जब हम गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय गांधीज़म भी कवर हो जाएगा। अब देखो, पेपर 1 सेक्शन 1 में मेनली थ्योरी बाकी रहती हैं। थ्योरीज ऑफ स्टेट, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, एक एक करके हम इन सब को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ स्टेट से। स्टेट के बारे में लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है, न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, पोस्ट कॉलोनियल और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, स्टेट में बात आती है सोवरेनिटी की, लेकिन उससे पहले स्टेट के कुछ बेसिक्स हम कवर करना चाहेंगे। आपको याद होगा मैकियावेली को जब हमने डिस्कस किया था तो उस समय हमने पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया था सिटी स्टेट का, नेशन स्टेट का, किस प्रकार से एवोल्यूशन होता है स्टेट का। एक बार वहीं से आपको स्टेट का बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद हम सोवरेनिटी डिस्कस करेंगे। एंशिएंट यूरोप में उस समय सिटी स्टेट हुआ करते थे, जैसे एथेंस सिटी स्टेट, स्पार्टा सिटी स्टेट हमने डिस्कस किया जब प्लेटो और एरिस्टोटल को डिस्कस किया था। एज ऑफ फिलोसफी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। डिसेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी पावर, हर एक सिटी स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट हुआ करता था, यानी खुद को खुद ही गवर्न किया करता था। छोटी छोटी सिटीज़ वही स्टेट्स, और वो अपने आप को खुद ही गवर्न किया करते थे। पावर डिसेंट्रलाइज्ड थी। स्लेवरी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी एंशिएंट यूरोप में। बात करें मेडिवल यूरोप की, मेडिवल यूरोप में रोमन एम्पायर इमर्ज होकर आया, जो कि एक कन्फेडरेशन था। काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेट्स और सिटीज़ को मिला के ये कन्फेडरेशन था रोमन एम्पायर, और इस एम्पायर के हाथों में पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी। समझ गए, ये डिफरेंस आ गया। एंशिएंट यूरोप में पावर डिसेंट्रलाइज्ड थी और यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी। रिलीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था मेडिवल यूरोप में, ये दूसरा डिफरेंस आ गया। एंशिएंट यूरोप में फिलोसफी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था और मेडिवल यूरोप में रिलीजन पे फोकस किया जाता था। रिलीजन चलता है फेथ के बेस पे, यानी विश्वास के बेस पे, और फिलोसफी चलती है लॉजिक के बेस पर। तीसरा डिफरेंस बड़ा यहाँ पे देखो ये आ जाता है। फ्यूडलिज्म हुआ करता था मेडिवल यूरोप में, और एंशिएंट यूरोप में स्लेवरी हुआ करती थी। फ्यूडलिज्म होता क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले एक बार डिफरेंस देख लीजिए। मॉडर्न यूरोप में नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया। नेशन स्टेट क्या है वो भी अभी आपको बताऊंगा। और मॉडर्न यूरोप में साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। समझ गए डिफरेंस, समझ रहे हो ना। एंशिएंट यूरोप में फिलोसफी, उसके बाद मेडिवल यूरोप में रिलीजन पे फोकस किया जाने लगा, और मॉडर्न यूरोप में साइंस पे फोकस किया जाने लगा, यानी ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया जाने लगा, एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस किया जाने लगा। और मॉडर्न यूरोप में आ गया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का क्या मीनिंग है वो भी हम समझते हैं। तो अभी बेसिकली 3 टर्म्स का मतलब हमें समझना है। फ्यूडलिज्म का क्या मतलब है, कैपिटलिज्म का क्या मतलब है, और नेशन स्टेट का क्या मतलब है। पहले हम बात करते हैं फ्यूडलिज्म की। फ्यूडलिज्म देखो एंशिएंट यूरोप का एक सोशल सिस्टम था। इस सोशल सिस्टम में लैंड की सारी जो ओनरशिप है वो किंग के पास हुआ करती थी, यानी राजा मालिक लैंड का। लेकिन राजा उस लैंड को दिया करता था नोबल्स को। किस लिए? बदले में नोबल्स किंग को समय आने पर सोल्जर्स देते थे, पैसा देते थे, और राजा नोबल्स को लैंड दे देता था। उसके बाद नोबल्स या तो लैंड आगे दे देते थे किसी इंटरमीडियरी को। यहाँ पर देखो आप इस हायरार्की में किंग के बाद नोबल्स, नोबल्स के बाद कोई इंटरमीडियरी यानी बिचौलिया, एबीसी मान लीजिए। नोबल्स या तो लैंड एबीसी को दे देते थे या फिर अपने पास ही रखते थे। पीजेंट्स का काम क्या हुआ करता था? पीजेंट्स लैंड पे रहा करते थे, काम किया करते थे, लेकिन लैंड की ओनरशिप उनके पास नहीं होती थी। उनको मजबूर किया जाता था अपनी सर्विसेज देने के लिए। पीजेंट्स को उस समय सर्फ्स भी कहा जाता था, सर्फ्स। और किंग, नोबल्स, इंटरमीडियरी, इन सबको कहा जाता था लॉर्ड्स। लॉर्ड्स और सर्फ्स आपने सुना होगा ये टर्म। पीजेंट्स को ये भी बोला जाता था आप काम कीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। समझ गए? तो इस प्रकार का सिस्टम था। और देखो ये सर्फ्स यानी पीजेंट्स जो काम करा करते थे, उनको काम छोड़ने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी, और ये काइंड ऑफ हेरिडिटी सिस्टम हुआ करता था। कोई पर्सन है, उसका बेटा या बेटी भी वही काम करेंगे जो उनके पेरेंट्स किया करते थे, यानी हेरिडिटी सिस्टम चला आता था। जिसके लैंड पर कोई पीजेंट काम करता था उसके बच्चे भी उसी लैंड पर काम करेंगे, उनके बच्चे भी उसी लैंड पे काम करेंगे।
तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटिंग था, बंधुआ मजदूरी एक प्रकार से होती है, वैसा सिस्टम था ये फ्यूडलिज्म का। तो हमने फ्यूडलिज्म डिस्कस कर लिया। फ्यूडलिज्म के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटलिज्म के बारे में। कैपिटलिज्म के बारे में देखो, ऐसा कहा जाता है इट इज़ ए सिस्टम बेस्ड ऑन मार्केट। मार्केट पे बेस्ड ये सिस्टम है कैपिटलिज्म का। मार्केट में आपको पता है फ्रीडम होती है। इवन वो शख्स जो जिनको निश्चित रूप से पहले किसी लैंडलॉर्ड के लैंड पर काम करना पड़ता था, उन शख्स को भी अब आज़ादी है, वो अपने हिसाब से अपने लेबर को बेच सकते हैं। बंधुआ मजदूरी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं कि आपको एक ही लैंडलॉर्ड के पास बंधुआ मजदूरी करनी होगी, नहीं, जो ज़्यादा पैसा देगा आप वहाँ काम कर सकते हो। देखो डिफरेंस देख के आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, दोनों सिस्टम साथ साथ नहीं चल सकते। अगर कैपिटलिज्म को आना है तो फ्यूडलिज्म को ख़त्म होना होगा। अगर हर जगह फ्यूडलिज्म होगा तो जो मजदूर हैं वो तो लैंडलॉर्ड्स के पास ही काम करते रहेंगे। कैपिटलिज्म में वर्कर्स कहाँ से आएंगे फिर? तो अगर कैपिटलिज्म को आना है तो पहले फ्यूडलिज्म को ख़त्म होना होगा। फ्यूडलिज्म ख़त्म होगा तभी कैपिटलिज्म आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने कैपिटलिज्म का कुछ बेसिक डिस्कस किया। आगे डिटेल से आएगा कैपिटलिज्म, हम जब मार्क्स पढ़ेंगे तब भी डिटेल से आएगा, और आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे लिबरलिज्म में तब भी डिटेल से आएगा। फिलहाल हम ये जानते हैं कैपिटलिज्म और नेशन स्टेट के बीच रिलेशन क्या है, नेशन स्टेट है क्या। आप मुझे एक सिंपल बात बताइए, स्टेट का क्या मतलब है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्टेट, अगर देखो फिलहाल हम टेक्निकल डेफिनेशन में ना जाएं, सिंपली क्या हम कह सकते हैं, स्टेट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब है? अथॉरिटी का मतलब है पावर, लेकिन लेजिटिमेट पावर। तो आप कह सकते हो अथॉरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे के समझाता हूं। हमारे देश में यानी इंडिया के पास पावर है, कोई भी कानून बनाया जा सकता है, कोई भी टैक्स लागू किया जा सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूं, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच डिफरेंस है। स्टेट देखो चलता रहता है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है। अभी फिलहाल बीजेपी की पावर है, उसके बाद कोई और आएगा, बीजेपी से पहले यूपीए की पावर थी। गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, लेकिन स्टेट टिका रहता है। तो स्टेट और गवर्नमेंट के बीच रिलेशन क्या है? स्टेट की पावर्स को एक्सरसाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट को देखो चलाना है तो किसी के द्वारा तो चलाया जाएगा ना, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट चुनते हैं, यानी हमने कुछ लोगों को चुना है इंडिया को चलाने के लिए। ये डिफरेंस है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच। तो स्टेट की तरफ से कानून बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, टैक्स हटाया या फिर लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है। एक्चुअली वो पावर स्टेट की पावर है। स्टेट ने अपनी पावर कुछ लोगों को दी हुई है और उन लोगों को हम हर 5 साल में एक बार चुनते हैं। एक्चुअल में पावर तो स्टेट की है ना, तो इसीलिए कहा जाता है स्टेट इज अथॉरिटी। और अथॉरिटी का क्या मतलब है? पावर प्लस लेजिटिमेसी। पावर तो आपको समझ में आता होगा, लेजिटिमेसी बताता हूं। लेजिटिमेसी का मतलब देखो ये होता है, हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें लगता है स्टेट की जो पावर है वो उचित है, हमारे हित में है। जिस दिन जनता को ये लगना स्टार्ट हो गया स्टेट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो हमारे हित में नहीं हैं, तो उनके द्वारा विरोध स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रोविंस हैं वहां पर पाकिस्तान की पावर तो है लेकिन लेजिटिमेसी नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों को लगता है हम पर पाकिस्तान सरकार के जो कानून लागू होते हैं वो गलत हैं, हमें अलग होना है पाकिस्तान से। तो वहां पे अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता, पाकिस्तान की पावर है, लेजिटिमेसी नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों को लगता है पाकिस्तान का जो रूल है हमारे हित में नहीं है, तो इसलिए काफ़ी सारे ग्रुप्स वहाँ पे मूवमेंट भी चला रहे हैं। कोई वायलेंट मूवमेंट है, कोई पीसफुल मूवमेंट है, अलग होना चाहते हैं वो पाकिस्तान से। वहाँ पे लेजिटिमेसी नहीं है, सिर्फ पावर है। अगर पावर भी हो और लेजिटिमेसी भी हो तो होती है अथॉरिटी। नेक्स्ट हम लिंक समझते हैं, राइज ऑफ कैपिटलिज्म का क्या नाता है नेशन स्टेट के कंसेप्ट से। देखो कैपिटलिज्म का जो पूरा कंसेप्ट है, जैसा हमने डिस्कस किया, फ्रीडम पर आधारित है। सेल परचेज की फ्रीडम है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान लीजिए ए के पास कोई सामान है, बी उसे खरीद रहा है, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बी कहता है ए को आप सामान दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन देखो अगर कैपिटलिज्म के सिस्टम को कहीं पर पनपना है
तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स कर सके। मान लीजिए ए ने बी को सामान दे दिया, सामान लेने के बाद बी ने मना कर दिया ए को कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट अब टूट गया। तो कोई तो ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए ना जिसके पास ए जा सके और बोले कि भैया देखो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है बी ने, मैंने इसको सामान दे दिया और इसने मुझे पैसा नहीं दिया है। तो मेडिवल ईरा में क्या हुआ करता था, कोई एक अथॉरिटी नहीं हुआ करती थी, कई सारे सेंटर्स ऑफ पावर हुआ करते थे। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, फ्यूडलिज्म हुआ करता था, काफ़ी सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, तो कई सारे सेंटर्स पावर के हुआ करते थे। अब ए किसी सेंटर ऑफ पावर के पास जाएगा, यानी किसी फ्यूडल लॉर्ड के पास जाएगा, बोलेगा देखो मेरा गलत हुआ है, बी किसी फ्यूडल लॉर्ड के पास जाएगा। इस प्रकार की सिचुएशन में ये पूरा पावर गेम बन के रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्स नहीं हो सकेगा। अगर देखो कैपिटलिज्म को पनपना है, यानी ए और बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे इफेक्टिवली इन्फोर्स करना है, तो एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए, एक ही पावर, एक ही अथॉरिटी, जिसके साथ भी कुछ गलत हो, चाहे ए के साथ हो या बी के पास हो, वो उस अथॉरिटी के पास जाएं और जाके बोलें कि देखो कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ है, और वो अथॉरिटी एक्शन ले, कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्टिवली इन्फोर्स किया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, एक अथॉरिटी कैसे इस्टेब्लिश होगी? एक अथॉरिटी तो तभी इस्टेब्लिश होगी ना, मान लीजिए किसी एरिया में ये सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इन पूरे एरिया में कुछ लोगों की चलती है, कोई राजा आए और यहाँ पे पूरा लाइन खींच दे, लाइन खींचने के बाद राजा बोले सभी फ्यूडल लॉर्ड्स को कि भैया यहाँ पे इस पूरे एरिया में जहां जहां मैंने लाइन खींची है सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी, एक ही अथॉरिटी होगी और वो मेरी होगी, कोई बकवास नहीं करेगा मेरे सामने। ऐसे सिस्टम में कैपिटलिज्म पनप सकता है। इसमें देखो किंग्स का भी फायदा है जो राजा ऐसा करेगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट यानी जो व्यापारी हैं वो राजा को पैसे देंगे, क्योंकि राजा उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, राजा व्यापार को अच्छे से चलने देगा। समझ गए ना आप? इस पूरे एरिया में जहां पर राजा का रूल होगा, सिर्फ राजा का ही रूल होगा और किसी का रूल नहीं होगा, एक ही सेंटर ऑफ पावर होगा, किंग। इवन चर्च भी राजा के अंडर ही काम करेगा, सभी लोगों को राजा की मर्जी माननी ही पड़ेगी। ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल अनुकूल है कैपिटलिज्म के पनपने के लिए, क्योंकि किसी को भी दिक्कत होगी वो राजा के पास जाएगा, बोलेगा देखो कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ है, राजा कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाएगा। तो अभी तक हमने ये समझा स्टेट का सिंपल मतलब है अथॉरिटी, और अथॉरिटी चाहिए कैपिटलिज्म को पनपने के लिए। वैसे देखो टेक्निकल टर्म्स में स्टेट के लिए 4 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट और चौथे नंबर पे सोवरेनिटी। लोग होंगे तभी स्टेट होगा, लोगों के बिना स्टेट नहीं बन सकता। दूसरे नंबर पे टेरिटरी, लोग होंगे तो लोग रहेंगे कहाँ पे? उनको रहने के लिए जगह तो चाहिए ना, चाहे वो लैंड पे रहें, समुद्र में रहें, पहाड़ों पे रहें, नदी में रहें, कुछ तो जगह चाहिए ना, यानी टेरिटरी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट, स्टेट को चलाने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे इंडिया को चलाने के लिए फिलहाल विभिन्न राज्यों में सरकारें हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए का रूल है। चौथे नंबर पे सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर। देखो अभी फिलहाल हमारे देश में एक ही पावर है, एक ही संविधान है, एक ही पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। इसके अलावा और कोई तो पावर नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कोई पर्सन खड़ा हो गया बोले नहीं मैं पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों को नहीं मानता, मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा तो उस पर्सन को सजा सुनाई जाएगी प्रॉपर कानून के तहत। कहने का एसेंस ये है, सोवरेनिटी का मतलब एक ही पावर होगी जो सुप्रीम पावर होगी, उसकी पावर के आगे कोई दूसरी पावर की नहीं चलेगी। तो 4 एलिमेंट्स टेक्निकल रूप से हम कह सकते हैं होते हैं स्टेट में। अब हम थोड़ा टेक्निकल भाषा में डिस्कस करते हैं नेशन स्टेट का क्या मतलब है। नेशन स्टेट का मतलब डिस्कस करने से पहले आप मुझे ये बताइए नेशन का क्या मतलब है। नेशन का देखो सिंपल मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो किसी कॉमन डोर से बंधे हुए हैं। उन लोगों की या तो हिस्ट्री कॉमन है, या फिर उनका कल्चर कॉमन है, या फिर वो सब लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर वो एक ही रेस से हैं, तो वो नेशन है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। पंजाब में देखो बहुत सारे लोग रह रहे हैं और वो पंजाबी बोलते हैं, तो जो लोग रह रहे हैं पंजाब में वो एक नेशन है।
आप जर्मनी का एग्जाम्पल ले सकते हो। जर्मनी में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और जर्मन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो एक नेशन है। इंडिया में तो बहुत सारे नेशंस हैं, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारी, तो एक नेशन नहीं है इंडिया में। इंडिया में बहुत सारे नेशंस हैं। अभी तक देखो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट है, जियो पॉलिटिकल यूनिट है, लेकिन नेशन एक कल्चरल यूनिट है। मैं आपको सिंपल बताता हूं, आपको आसानी से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो कुर्द एक नेशन तो है, उनमें फीलिंग है वननेस की, लेकिन स्टेट नहीं है। कुर्द जो लोग हैं, कुर्दिश लोग, कई सारे स्टेट में डिवाइडेड हैं। टर्की में कुछ कुर्द हैं, ईरान में कुछ कुर्द हैं, इराक में कुछ कुर्द हैं, कई सारे देशों में रहते हैं कुर्द। ये सब कुर्द आपस में एक नेशन तो है, लेकिन स्टेट नहीं है। क्या कोई अलग से देश है कुर्द्स के लिए? नहीं, अलग से देश नहीं है। तो नेशन स्टेट का सिंपल मतलब ये है कि एक नेशन के लिए जब कोई एक स्टेट होता है तो उसे कह दिया जाता है नेशन स्टेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यूरोप में क्या हुआ था, जो लोग जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे उनके बीच में एक फीलिंग थी वननेस की, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे वो सब, तो नेशन था। नेशन ने एक स्टेट भी बना लिया, जर्मनी अलग से देश भी बन गया। पहले सिर्फ नेशन था, पहले सिर्फ उनके अंदर एक कल्चरल फीलिंग थी, लेकिन बाद में उन्होंने जर्मनी को एक स्टेट भी बना दिया, यानी पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल यूनिट भी बन गया जर्मनी। तो जर्मनी काइंड ऑफ नेशन स्टेट है, जर्मनी के लोग जर्मन बोलते हैं। उसी प्रकार से फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ। फ्रेंच बोलने वाले लोगों का एक नेशन था, फीलिंग ऑफ वननेस थी, उन्होंने अपने आप को एक देश बना दिया, यानी पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल यूनिट भी बना दिया। तो फ्रांस एक नेशन स्टेट हो गया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में काफ़ी सारे नेशंस हैं। इंडिया में बहुत से लोग कन्नड़ बोलते हैं, तो वहाँ पे एक नेशन है। बहुत से लोग तमिल बोलते हैं, वो भी एक नेशन है। बहुत से लोग मलयालम बोलते हैं, वो भी एक नेशन है। तो इंडिया में बहुत सारे नेशंस हैं। तो इंडिया एक नेशन स्टेट ना होके इंडिया एक स्टेट नेशन है। समझ गए डिफरेंस क्या है? नेशन स्टेट में देखो, एक स्टेट में एक नेशन, और स्टेट नेशन में एक स्टेट में काफ़ी सारे नेशंस। हुआ क्या था, यूरोपियन पावर्स ने जब वर्ल्ड के विभिन्न इलाकों में कॉलोनीज बनानी स्टार्ट की, तो उन्होंने देखो नेशन वगैरह कुछ नहीं देखा। यूरोप में तो ये हुआ था ना, जिन लोगों के बीच में फीलिंग ऑफ वननेस थी, सिमिलर लैंग्वेज बोलते थे या फिर सिमिलर हिस्ट्री थी, तो उन्होंने स्टेट बना दिया। लेकिन यूरोपियन पावर्स ने एशिया और बाकी कॉन्टिनेंट्स पर राज किया, तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉलिटिकल बाउंड्रीज डिसाइड की। इसी वजह से ना सिर्फ इंडिया में बल्कि और भी काफ़ी सारे देशों में, खास करके अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में, एशिया के कुछ कंट्रीज़ में, वन नेशन वन स्टेट नहीं है, स्टेट नेशंस का कंसेप्ट है, यानी एक स्टेट काफ़ी सारे नेशंस। तो इस प्रकार से हमने स्टेट के बेसिक्स को रिवाइज कर लिया। अब आते हैं सोवरेनिटी के कंसेप्ट की तरफ। सोवरेनिटी का मतलब क्या है? सोवरेनिटी की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, इट इज़ सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट इन डोमेस्टिक स्फीयर। देखो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए ये इंडिया है। इंडिया की टेरिटरी के अंदर सुप्रीम पावर किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ इंडिया की होगी। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने हैं इस टेरिटरी के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर, वो इंडिया के द्वारा ही लिए जाएंगे। आप बताइए, हमारे देश में कोई कानून बनता है या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कौन डिसाइड करता है? कानून बनाना हो तो इंडिया की पार्लियामेंट बनाती है, इम्प्लीमेंट करना हो तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार इम्प्लीमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जनता ने अभी सेंटर में एनडीए गवर्नमेंट को चुना है इंडिया को चलाने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि यूएसए डिसाइड करता हो कि इंडिया में कौन सा कानून बनेगा। अगर ऐसा यूएसए डिसाइड करता है कि इंडिया में कौन सा कानून बनेगा, तो इसका मतलब इंडिया की सोवरेनिटी वायलेट हो रही है, इंडिया के पास सोवरेनिटी है ही नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। नेपाल में देखो, जब संविधान बन रहा था उस समय इंडिया ये चाहता था, मान लीजिए ये नेपाल है, तो इंडिया ये चाहता था प्रोविंसेस का निर्माण इस प्रकार से हो, हॉरिजेंटल हिसाब से, क्योंकि इंडिया के साथ जो नेपाल का बॉर्डर लगता है इस पूरे एरिया में मधेसी लोग रहते हैं। तो इंडिया चाहता था कम से कम 1 या 2 प्रोविंस में मधेसी मेजोरिटी में रहें। लेकिन चाइना ये चाहता था नेपाल में प्रोविंस का निर्माण इस प्रकार से हो, हॉरिजेंटली कटे, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार के 7। तो इंडिया ने अपने कंसर्न्स
नेपाल की कंस्टिट्यूट असेंबली के जो लीडर्स थे उनको बताया कि आप प्रोविंस का निर्माण हॉरिजेंटल हिसाब से करो, वर्टिकल के हिसाब से मत करो। लेकिन नेपाल ने बात नहीं मानी इंडिया की, मतलब उस समय नेपाल के कंस्टिट्यूट असेंबली के जो लीडर्स थे उन्होंने इंडिया की बात को नहीं माना और नेपाल का संविधान इस प्रकार से बना, अब नेपाल में 7 प्रोविंस हैं और वो इस प्रकार से हैं, हॉरिजेंटली डिवाइडेड हैं। तो इंडिया ने बहुत कुछ करना चाहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहा, काइंड ऑफ जो ऑफिशियल ब्लॉकेड लगा था वो भी नेपाल को फोर्स करने के लिए ही था। लेकिन नेपाल बार बार आरोप लगा रहा था इंडिया के ऊपर कि आप हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन कर रहे हो। नेपाल के अंदर जो कुछ होगा, किस प्रकार का संविधान बनेगा, वो नेपाल के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ना कि इंडिया के द्वारा। आपका क्या लेना देना है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तो समझ गए सोवरेनिटी का मतलब। सोवरेनिटी का सिंपल मतलब ये है, सुप्रीम पावर स्टेट होगा डोमेस्टिक स्फीयर्स में, यानी इंडिया के अंदर क्या होगा वो इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, किसी दूसरे पर्सन या फिर देश के द्वारा नहीं। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी वो भी इंडिया के द्वारा ही डिसाइड की जाएगी, किसी दूसरे देश के द्वारा नहीं। ये सिंपल मतलब है सोवरेनिटी का। अब देखो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। सोवरेनिटी का जो कंसेप्ट निकल के आया वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से निकल के आया। ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सोवरेनिटी का कंसेप्ट निकल के आया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कब साइन हुई थी? ये साइन हुई थी 1648 में। आपको याद होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। 1618 से लेके 1648 के बीच 30 इयर्स वार चलता है यूरोप में। शुरुआत में ये वार था प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में, यानी आपको पता है 2 टाइप के क्रिश्चियन होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। दोनों ग्रुप्स के बीच ये वार चला था। लेकिन धीरे धीरे यूरोप के उस समय जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो आपस में लड़ने लगे। कई तरह के अलायंस बने। कुछ अलायंस बने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के आधार पर, कुछ अलायंस बने रिलीजियस इंटरेस्ट के आधार पर। फॉर एग्जांपल, कोई स्टेट जिसमें प्रोटेस्टेंट्स की संख्या ज़्यादा थी, उस स्टेट ने गठबंधन किया दूसरे प्रोटेस्टेंट स्टेट्स के साथ। लेकिन कुछ अलायंस बने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के आधार पर। मतलब बहुत बड़ी लड़ाई थी ये 30 इयर्स का जो वार था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 30 इयर्स वार के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ी तबाही हुई है वर्ल्ड में किसी वार में। मेन देखो बड़ा क्वेश्चन पता है क्या था, वार से पहले भी और वार के दौरान भी। मान लीजिए ये यूरोप है, इसमें ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं और यहां पे बीच में पोप की सीट है। अब देखो क्रिश्चियन तो इस देश में भी है, इस देश में भी है, इस देश में भी है, इस देश में भी है। तो पोप जो आदेश देंगे, क्या उन आदेशों को मानेंगे इन स्टेट्स में रहने वाले लोग या फिर नहीं? अगर पोप के आदेशों को माना जाएगा तो इन स्टेट्स के किंग तो बोलेंगे ना, अरे भैया हम किस लिए बैठे हैं, आप अपनी चलाओगे हमारे देश में भी, ये क्या बात हुई? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, किसी स्टेट के अंदर चलेगी किसकी? पोप की चलेगी या फिर किंग की चलेगी? किसकी चलेगी? इसी बात को डिसाइड किया गया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में। एक्चुअली 2 ट्रीटीज 30 इयर्स वार के खत्म होने के बाद साइन हुई थी। एक हुई थी जर्मनी की सिटी मुंस्टर में और दूसरी जर्मनी की सिटी ओस्नाब्रुक में। इन दोनों ट्रीटीज को नाम दे दिया जाता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में यह डिसाइड हो गया था किसी स्टेट के अंदर पोप की नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ किंग की चलेगी। ये यूरोप है, ये मान लीजिए स्टेट्स हैं, तो स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजा की बात मानी जाएगी, राजा का आदेश अंतिम होगा। पोप का आदेश राजा के आदेश से ऊपर नहीं होगा। यह डिसाइड हो गया था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में। यानी सोवरेनिटी का जो कंसेप्ट आया वो इसी ट्रीटी से निकल के आया। तो इस प्रकार से हमने सोवरेनिटी के बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखो सोवरेनिटी की 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी और दूसरी है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। पहले हम बात करेंगे मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी क्या है। मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी देखो ओरिजिनल स्टेट सोवरेनिटी की थ्योरी है। ये इमर्ज होके आई थी 17th सेंचुरी में, और जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी है वो बाद में इमर्ज होके आई। अगर हम बात करें मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी के मुख्य एक्सपोनेंट्स कौन कौन हैं, होब्स, बेंथम, जॉन ऑस्टिन। ये थ्योरी देखो लीगलिस्टिक थ्योरी है। लीगलिस्टिक थ्योरी का क्या मतलब है? मतलब मोनिस्टिक स्टेट सोवरेनिटी की थ्योरी ये क्लैरिफाई करती है किसी टेरिटरी के अंदर कौन सा लॉ सुप्रीम होगा। लॉ देखो कई प्रकार के हो सकते हैं। रिलीजियस लॉ हो सकता है, मतलब धर्म का लॉ, नेचुरल लॉ हो सकता है, और पॉजिटिव लॉ भी हो सकता है।
आप ये बताइए पॉजिटिव लॉ का क्या मतलब है। हमारे देश में देखो जो कानून जुडिशरी के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, जो जनता के द्वारा चुनी गई है, वो सब कानून हैं पॉजिटिव कानून, यानी पॉजिटिव लॉ। तो मोनिस्टिक थ्योरी का ये कहना है किसी भी टेरिटरी के अंदर पॉजिटिव लॉ सुप्रीम लॉ होगा, यानी हमारे देश में कोर्ट्स ने, पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाए हैं वो सुप्रीम है, उन कानूनों के आगे किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ उन्हीं कानूनों की चलेगी। धर्म कुछ भी कहता है उनकी बात नहीं मानी जाएगी, या फिर नेचुरल लॉ क्या है वो भी नहीं माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है वही कानून सुप्रीम होगा। तो ये है मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। नेक्स्ट हम ये जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोवरेनिटी के मोनिस्टिक थ्योरी के हिसाब से। देखो मोनिस्टिक थ्योरी ये कहती है सबसे पहले तो सोवरेनिटी आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। देखो पॉजिटिव लॉ को सोवरेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोर्स का पता है। हमारे देश में जो कानून बनाए गए हैं या तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं या फिर जुडिशरी के द्वारा बनाए गए हैं, हमें पता तो है ना कानून का सोर्स क्या है। लेकिन नेचुरल लॉज को सुप्रीम लॉज इसलिए नहीं माना जाता, नेचुरल लॉ के सोर्स के बारे में हमें नहीं पता कि नेचुरल लॉ कहाँ से आया है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनिस्टिक थ्योरी के हिसाब से सुपरमेसी, मतलब स्टेट की सुपरमेसी होगी। इंडिया के अंदर कोई भी एसोसिएशन हो, चाहे कोई इंटरनल एसोसिएशन हो या फिर एक्सटर्नल एसोसिएशन हो, उनकी नहीं चलेगी, चलेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया की, यानी सुपरमेसी होगी स्टेट की। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स सोवरेनिटी का मोनिस्टिक थ्योरी के हिसाब से है इनफोर्सेबल। आपको पता है हमारे देश में स्टेट के पास पावर भी है अपने लॉज को इन्फोर्स करने की। अगर कोई स्टेट के द्वारा बनाए हुए कानूनों को नहीं मानता है तो स्टेट एक्शन भी ले सकता है। इसी प्रकार की बात तो होब्स ने भी बोली थी, याद कीजिए। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है सोवरेनिटी का मोनिस्टिक थ्योरी के हिसाब से। एक चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, वो है परमानेंस। देखो सोवरेनिटी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही डिवाइड कर सकते। स्टेट से आप सोवरेनिटी को अलग नहीं कर सकते। सोवरेनिटी स्टेट की लाइफलाइन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अफगानिस्तान को फेल्ड स्टेट कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट 40% के आसपास एरिया ऐसा है जहां पे अफगानिस्तान की सरकार की चलती ही नहीं है, तालिबान की चल रही है। ऑलमोस्ट 40% के आसपास एरिया में तालिबान का रूल है। इसीलिए अफगानिस्तान को कहा जाता है फेल्ड स्टेट, क्योंकि अफगानिस्तान के पूरी टेरिटरी में अफगान सरकार के कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। सोवरेनिटी का मतलब ही है ना पूरी टेरिटरी में स्टेट सुप्रीम पावर होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि अफगानिस्तान की मान लीजिए ये टेरिटरी में है और अफगानिस्तान सरकार ये बोले कि आधे एरिया में हम हमारी चला लेते हैं और किसी दूसरे एसोसिएशन को बोले कि आधे एरिया में आप अपनी चला लीजिए। नहीं, तो इस केस में अफगानिस्तान फिर स्टेट रहेगा ही नहीं, फेल स्टेट हो जाएगा। तो सोवरेनिटी स्टेट की लाइफलाइन है। अगर आप स्टेट से सोवरेनिटी को अलग कर दोगे इसका मतलब वो स्टेट नहीं रहेगा। सोवरेनिटी को आप अलग नहीं कर सकते, स्टेट की लाइफलाइन है सोवरेनिटी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए मोनिस्टिक थ्योरी के। अब नेक्स्ट आगे कंसेप्ट स्टार्ट होता है प्लूरलिस्टिक थ्योरी का। मेन एक्सपोनेंट है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी के लास्की और मैकाइवर। लास्की देखो क्रिटिसाइज करते हैं मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी को। मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी क्या कहती है? डोमेस्टिक टेरिटरी में स्टेट के पास सुप्रीम पावर होगी। लास्की कहते हैं ये ना तो प्रैक्टिकल है ना ही डिजायरेबल है, ये सिर्फ एक फिक्शन है, लीगल फिक्शन, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पहले बात करते हैं डिजायरेबल क्यों नहीं है। डिजायरेबल देखो ये इसलिए नहीं है, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, कितना सारा नुकसान हुआ। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इंटरनेशनल लॉज की मानी जाती तो शायद स्टेट वार ना करते, लेकिन इंटरनेशनल लॉज उस समय या तो थे नहीं, थे तो इफेक्टिव नहीं थे। तो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी का ये कहना सब कुछ स्टेट डिसाइड करेगा, तो इससे वार की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ इंटरनेशनल लॉ कुछ नहीं है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नहीं है, उनकी बात कोई नहीं सुनेगा, स्टेट जो कुछ करेगा अपनी मनमर्जी से करेगा। तो इससे तो वार हो सकता है, पीस वर्ल्ड में खराब हो सकती है। तो इसलिए मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी डिजायरेबल नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, क्यों लास्की कहते हैं ये सिर्फ एक लीगल फिक्शन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप एक बात बताइए, मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया में क्या कोई एक सेंटर ऑफ पावर है? नहीं, एक सेंटर ऑफ पावर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इवन जुडिशियल रिव्यू भी है हमारे देश में। काफ़ी बार पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाया जाता है, लेकिन जुडिशरी के द्वारा वो कानून निरस्त कर दिया जाता है। तो लास्की कहते हैं फेडरलिज्म के ज़माने में अथॉरिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डिवाइडेड है, कोई एक सेंटर ऑफ पावर है ही नहीं, इसलिए अथॉरिटी डिवाइडेड है। इसलिए ये इम्पॉसिबल है सिंगल सोवरेन को सर्च करना किसी स्टेट की टेरिटरी के अंदर। हमारे देश की टेरिटरी के अंदर कोई एक सेंटर ऑफ पावर नहीं है, काफ़ी सारे सेंटर्स ऑफ पावर हैं, इसलिए अथॉरिटी डिवाइडेड है। ये बोला गया लास्की के द्वारा। लास्की ये भी कहते हैं सोसाइटी फेडरल है। सोसाइटी फेडरल होने का मतलब ये है सोसाइटी में काफ़ी सारी एसोसिएशंस हैं, जैसे चर्च एक एसोसिएशन है, फैमिली एक एसोसिएशन है, कास्ट एक एसोसिएशन है। इस प्रकार से बहुत सारी एसोसिएशंस हैं किसी सोसाइटी में। सोसाइटी फेडरल है, इसलिए अथॉरिटी का भी फेडरल होना जरूरी है। लास्ट की एक बात ये भी बोलते हैं, अगर देखो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी को हम निकाल देते हैं तो इससे पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये हमने लास्की के व्यूज़ जाने। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी में मेनली लास्की क्रिटिसाइज करते हैं मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी को। वैसे देखो जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी है वो मेनली ये कहती है सोसाइटी में बहुत सारी एसोसिएशंस हैं और स्टेट सिर्फ एक एसोसिएशन है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कास्ट, चर्च, रिलीजन, इस प्रकार की बहुत सारी एसोसिएशंस हैं सोसाइटी में और स्टेट सिर्फ एक एसोसिएशन है। सारी की सारी अथॉरिटी आप स्टेट को नहीं दे सकते। बाकी जो सोसाइटी में एसोसिएशंस हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी अथॉरिटी को डिवाइड करने की आवश्यकता है, विभिन्न एसोसिएशंस के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। प्लूरलिस्टिक थिंकर देखो ये भी बोलते हैं यूनिवर्स जो है मल्टी डायमेंशनल है, इवन मैन की पर्सनैलिटी भी मल्टी डायमेंशनल है। मैन यूनिवर्स का एक पार्ट है। मैन की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, सारी की सारी ज़रूरतों को स्टेट के द्वारा नहीं पूरा किया जा सकता। कई एसोसिएशंस ऐसी हैं जो स्टेट से भी पुरानी हैं, फॉर एग्जांपल चर्च। इस प्रकार की एसोसिएशंस किसी प्रकार से स्टेट पर डिपेंडेंट नहीं हैं, स्टेट से भी पुरानी ये एसोसिएशंस हैं, इसलिए इस प्रकार की एसोसिएशंस भी कुछ अथॉरिटी या फिर कुछ ऑब्लिगेशन डिजर्व करती हैं। अच्छा आप बताइए, एक बात बताइए, आज के समय में क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारी की सारी पावर्स स्टेट के पास कॉन्सेंट्रेटेड हो? वास्तव में देखो ये पॉसिबल नहीं है। एक प्रकार से प्लूरलिस्टिक थिंकर्स का ये व्यू सही है। फेडरलिज्म के समय में ये एक्सपेक्ट करना एक ही सेंटर ऑफ पावर हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ हद तक मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी जब ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास पावर होगी और किसी के पास पावर नहीं होगी, ये व्यू गलत है। लेकिन प्लूरलिस्टिक थ्योरी का भी अपना क्रिटिसिज्म है। प्लूरलिस्टिक थ्योरी देखो इनकंसिस्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के पास केक है, छोटे बच्चे का वो मन भी करता है केक को खाने का, लेकिन वो अपने पास केक रखना भी चाहता है। उसे लगता है केक मेरा ख़त्म ना हो जाए, उसका खाने का भी मन कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि केक मेरा ख़त्म ना हो जाए, मेरे पास ही रहे। तो प्लूरलिस्टिक जो थिंकर्स हैं काइंड ऑफ उसी तरह के हैं। वो स्टेट को रखना भी चाहते हैं, लेकिन स्टेट को पावर्स भी नहीं देना चाहते। यानी प्लूरलिस्टिक थिंकर्स ये नहीं बोलते कि स्टेट को आप ख़त्म ही कर दो, जैसे एनार्किस्ट हैं फॉर एग्जाम्पल मार्क्स या फिर गांधी। ये लोग तो बोलते हैं स्टेट को एबोलिश कर दो, स्टेट को ख़त्म कर दो। मार्क्स आपको याद होगा स्टेटलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्लूरलिस्टिक थिंकर्स हैं वो स्टेट को रखना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत कम पावर्स देना चाहते हैं। एक तरफ जहां लास्की स्टेट सोवरेनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मानते भी हैं स्टेट इज़ द की स्टोन ऑफ आर्किटेक्चर। क्या मतलब है इस लाइन का? स्टेट इज की स्टोन ऑफ सोशल आर्किटेक्चर। इस लाइन का मतलब देखो ये है, एक सोशल आर्किटेक्चर में काफ़ी सारी एसोसिएशंस होती हैं,
जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कास्ट, धर्म, स्टेट, ये काफ़ी सारी एसोसिएशन होती हैं एक सोशल आर्किटेक्चर में। लेकिन स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एसोसिएशन है। ऐसा क्यों? मतलब सभी तरह के एसोसिएशंस में स्टेट सबसे प्रोमिनेंट एसोसिएशन क्यों है? उसका आंसर प्लूरलिस्टिक ये बोलते हैं, स्टेट एक प्रकार से आर्बिट्रेशन का रोल निभाता है। आपको पता है सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है काफ़ी सारे धर्मों के बीच, काफ़ी सारे कास्ट के बीच, काफ़ी सारे दूसरे ग्रुप्स के बीच। तो इन सब कन्फ्लिक्ट्स के लिए स्टेट जो है वो आर्बिट्रेटर का काम करता है, यानी इन सब कन्फ्लिक्ट्स को सुलझाता है, सोल्व करवाता है स्टेट। इसलिए स्टेट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है सोशल आर्किटेक्चर में। इसीलिए लास्की के द्वारा कहा जाता है स्टेट इज की स्टोन ऑफ सोशल आर्किटेक्चर। तो इस प्रकार से हमने प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी के बारे में जाना। दो बातें आप और याद रखिएगा इस थ्योरी के बारे में मैकाइवर की। मैकाइवर ये बोलते हैं स्टेट इटसेल्फ इज चाइल्ड ऑफ लॉ, यानी स्टेट खुद ही लॉ के अंडर आता है। देखो, जो लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है आप बताइए? गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट आर्बिट्ररी मैनर में अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है? नहीं कर सकती। मान लीजिए अभी एनडीए गवर्नमेंट है, क्या एनडीए गवर्नमेंट अंधाधुंध अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। उनको संविधान के हिसाब से चलना है। तो इसलिए मैकाइवर के द्वारा बोला जाता है स्टेट खुद ही लॉ का चाइल्ड है, लॉ के अंडर आता है, इसलिए आर्बिट्ररी मैनर में अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्टेट के द्वारा लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैकाइवर के द्वारा ये बोली गई, स्टेट कमांड्स बिकॉज इट सर्व्स। सर्विस स्टेट का कंसेप्ट दिया जाता है मैकाइवर के द्वारा। सर्विस स्टेट, स्टेट की अथॉरिटी इसलिए है क्योंकि स्टेट सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको पता है स्टेट बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर से लेके छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए स्टेट की अथॉरिटी है। बहुत सारी थ्योरीज हैं। फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल स्टेट के बारे में बोलते हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरीज हैं, रूसो की, होब्स की, जॉन लॉक की, और हीगल अपनी तरह से बोलते हैं स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मैकाइवर बोलते हैं ये सब कुछ नहीं है, स्टेट की अथॉरिटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि स्टेट सर्विस देता है। जिस दिन स्टेट ने सर्विस देनी बंद कर दी उस दिन लोग स्टेट की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर देंगे। तो ये दो बातें हैं मैकाइवर की। हमने पूरी तरह से समझा प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी को। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये बताइए ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट सोवरेनिटी किस प्रकार से प्रभावित हुई है, या फिर नेशन स्टेट्स का जो स्टेटस है वो किस प्रकार से प्रभावित हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, सैटरडे को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं विभिन्न स्कूल्स का क्या पर्सपेक्टिव है स्टेट के बारे में। जैसे लिबरल स्कूल का क्या पर्सपेक्टिव है, मार्क्सिस्ट वालों का क्या पर्सपेक्टिव है, फेमिनिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है स्टेट के बारे में। सबसे पहले लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, इसके बारे में देखो हम डिस्कस कर चुके हैं। जब लिबरलिज्म को हमने डिस्कस किया था तो उस समय हमने डिस्कस किया था। आप बताइए, सोच के देखिए, दिमाग पे स्ट्रेस डालिए, आप सब कुछ बता दोगे। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट के हिसाब से ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या है? आप ये बताओ, लिबरल थिंकर्स कौन कौन से हैं? याद कीजिए कौन कौन से हैं लिबरल थिंकर। देखो, जॉन लॉक क्या है? जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म तो है। और जॉन लॉक क्या बोलते हैं? स्टेट का ओरिजिन क्या है, स्टेट किस प्रकार से बनता है? याद कीजिए, जॉन लॉक ने कंसेप्ट दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। जॉन लॉक के अनुसार दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, पहला सोसाइटी के लिए और दूसरा स्टेट के लिए। यानी मैन ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टेट का निर्माण किया है, फ्री विल से स्टेट का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, आप ये बताइए लिबरल थिंकर्स के हिसाब से स्टेट के फंक्शंस क्या होने चाहिए? याद कीजिए, पहले आप ये याद कीजिए लिबरलिज्म के अंदर कौन कौन से स्कूल्स थे। सबसे पहला था क्लासिकल लिबरलिज्म, दूसरे नंबर पे पॉजिटिव लिबरलिज्म और तीसरे नंबर पे न्यू लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या कहता है स्टेट को कैसे होना चाहिए? स्टेट को होना चाहिए नाइट वॉचमैन स्टेट, यानी स्टेट सिर्फ एक रेफरी है। आपको याद होगा इस प्रकार की बातें हमने डिस्कस की थी। अगर कोई शराबी गटर के अंदर है तो उसमें स्टेट क्या कर सकता है? दूसरी तरफ जो पॉजिटिव लिबरल्स थे वो कहते थे वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, यानी स्टेट जनता को राइट्स प्रोवाइड करे।
तो अलग अलग स्कूल अलग अलग बातें कहते हैं स्टेट के फंक्शंस के बारे में। तीसरे नंबर पे नेचर क्या है स्टेट का लिबरल थ्योरी के हिसाब से। देखो लिबरल थ्योरी के हिसाब से स्टेट का नेचर है न्यूट्रल। लिबरल थिंकर्स कहते हैं बहुत सारे ग्रुप्स के जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं उनके बीच में आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाई जाती है स्टेट के द्वारा। स्टेट एक न्यूट्रल है, स्टेट किसी क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। याद कीजिए मार्क्स क्या बोलते हैं, मार्क्स ये बोलते हैं स्टेट बुर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके जवाब में लिबरल थिंकर बोलते हैं ये बात गलत है, स्टेट न्यूट्रल है, स्टेट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में एक आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। नेक्स्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट थ्योरी है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट स्टेट के बारे में। देखो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट स्टेट में दो स्कूल्स हैं, पहला है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और दूसरा है रिलेटिव ऑटोनमी। हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल की पहले बात करते हैं। थोड़ा सा हमने ये पहले भी डिस्कस किया था जब हमने मार्क्सिज्म को डिस्कस किया, लेकिन अब थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। मार्क्स का व्यू आपको पता है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल में कौन कौन आता है? मार्क्स आते हैं, लेनिन, राल्फा मिलबैंड, ये सब लोग आते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में। पहले इसी स्कूल की बात करते हैं। देखो जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं स्टेट जो है वो इंस्टीट्यूशन है बुर्जुआ क्लास का। मार्क्स क्या कहा करते थे? मार्क्स ये तो कहा करते थे स्टेट इज द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ बुर्जुआ क्लास। मार्क्स कहा करते थे स्टेट ह्यूमन बीइंग के विल से नहीं बना है, स्टेट फोर्स से बना है। स्टेट की सहायता से बुर्जुआ क्लास एक्सप्लॉइट करते हैं वर्किंग क्लास के लोगों को। मार्क्स ये कहा करते थे स्टेट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, स्टेट एक सुपर स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जो लोग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करके रखते हैं वो स्टेट पर भी उनका कब्जा हो जाता है। हीगल, जिससे मार्क्स ने डायलेक्टिक्स का कंसेप्ट लिया है, हीगल कहा करते थे स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी स्टेट जो है वो भगवान का एक रूप है। लेकिन मार्क्स इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं। मार्क्स कहते हैं ये गलत है, सिर्फ क्लास इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है स्टेट, वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को, बुर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है स्टेट। हीगल कहते हैं स्टेट के द्वारा सभी सेक्शंस का ख्याल रखा जाता है, स्टेट यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म है। मार्क्स कहते हैं नहीं, सिर्फ एक क्लास के इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाता है। मार्क्स एक बात ये भी बोलते हैं ये एक्सपेक्ट करना स्टेट एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वर्कर क्लास के लोगों को सही सिचुएशन जानने से रोकती है। असल में स्टेट जो है वो एक क्लास इंस्टीट्यूशन है, बुर्जुआ क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसकी सहायता से बुर्जुआ क्लास एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वर्किंग क्लास के लोगों का। क्रिटिकल असेसमेंट में क्या लिखोगे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए? देखो जब भी स्टेट के बारे में कोई पर्सपेक्टिव आता है तो कंक्लूजन आप इस प्रकार से लिख सकते हो स्टेट असल में क्या है ये एक मैटर ऑफ डिबेट है। अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग राय है स्टेट के बारे में। आप हीगल का व्यू लिख सकते हो, लिबरल जो अभी हमने डिस्कस की लिबरल थ्योरी वालों का व्यू लिख सकते हो, आगे आगे हम जो भी थ्योरी डिस्कस करेंगे उन सब का व्यू आप लिख सकते हो क्रिटिकल असेसमेंट में, और बाद में ये कह सकते हो इट इज़ मैटर ऑफ डिबेट। अब देखो इंस्ट्रूमेंट स्कूल में ही लेनिन का व्यू भी कई बार पूछ लिया जाता है। लेनिन का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेनिन ये कहते हैं अगर देखो क्लासलेस सोसाइटी इस्टाब्लिश होगी तो स्टेट अपने आप विद्रव्य हो जाएगा, मतलब स्टेट की जरूरत ही खत्म हो जाएगी अगर क्लासलेस सोसाइटी इस्टाब्लिश हो जाएगी। लेकिन अभी स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्लासेस अभी भी हैं, यानी क्लासलेस सोसाइटी इस्टाब्लिश नहीं हुई है क्योंकि स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। और देखो क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं इसका मतलब क्लास स्ट्रगल भी है, क्योंकि वर्किंग क्लास के लोगों के बीच और कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच इंटरेस्ट को कभी रिकॉन्साइल किया ही नहीं जा सकता। इंटरेस्ट हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगे वर्किंग क्लास के लोगों के और कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के, मतलब क्लास स्ट्रगल होगा। और इस स्ट्रगल में, इस क्लास स्ट्रगल में स्टेट एक प्रकार से साथ देगा डोमिनेंट क्लास का, यानी बुर्जुआ क्लास का। डोमिनेंट क्लास की तरफ से क्लास स्ट्रगल में इंटरवेंशन किया जाएगा स्टेट के द्वारा। स्टेट तभी विद्रव्य होगा, तभी खत्म होगा स्टेट जब क्लास स्ट्रगल को जीत लिया जाएगा वर्किंग क्लास के लोगों के द्वारा और क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण होगा। तो ये लेनिन के व्यू हैं स्टेट के बारे में।
क्रिटिकल असेसमेंट में तो आप वही लिखोगे, इट इज़ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन 30 सेकंड में लेनिन के व्यू को आपको फिर से बताता हूँ। लेनिन कहते हैं स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब तो ये है क्लासेस अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि लेनिन तो ये कहते हैं ना, मार्क्स के हिसाब से अगर क्लासलेस सोसाइटी अगर इस्टाब्लिश होगी तो स्टेट अपने आप खत्म ही हो जाएगा, स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टेट है इसका मतलब क्लासेस भी हैं, क्लासेस हैं तो इसका मतलब क्लास स्ट्रगल भी है, क्लास स्ट्रगल है तो इसका मतलब स्टेट जो है इंटरवेंशन करेगा क्लास स्ट्रगल में बुर्जुआ क्लास की तरफ से। और क्लास स्ट्रगल जब खत्म होगा यानी वर्किंग क्लास के लोग लड़ाई जीत लेंगे तो उस समय क्लासलेस सोसाइटी इस्टाब्लिश होगी और स्टेट अपने आप विद्रवे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल के सेकंड थिंकर लेनिन के व्यू डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल के अंदर ही जो तीसरे थिंकर हैं राल्फ मिलीबैंड, इनका क्या व्यू है स्टेट के बारे में। इनका व्यू जानने से पहले हम एक कंसेप्ट को जानते हैं, मैनेजरियल क्लास का कंसेप्ट। मैनेजरियल क्लास का कंसेप्ट देखो दिया गया था जेम्स बरहम के द्वारा। इन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म का जो नेचर है वो चेंज हो चुका है, एक नई क्लास इमर्ज होकर आई है, मैनेजरियल क्लास। पावर जो है अब कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के पास नहीं है, पावर आ चुकी है मैनेजरियल क्लास के लोगों के पास। और मैनेजरियल जो क्लास है वो ओपन है सबके लिए, इवन वर्किंग क्लास के बच्चे भी पढ़ाई करके इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। तो वेरियस बैकग्राउंड्स के लोग शामिल हैं इस मैनेजरियल क्लास में। चूँकि वेरियस बैकग्राउंड्स के लोग शामिल हैं इस मैनेजरियल क्लास में और इस मैनेजरियल क्लास के पास पावर भी है, तो इस मैनेजरियल क्लास के द्वारा सिर्फ एक क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता बल्कि कई सारे क्लासेस के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पूरा कंसेप्ट है मैनेजरियल रेवोल्यूशन का जेम्स बरहम के द्वारा। इसके जवाब में देखो राल्फ मिलीबैंड ये कहते हैं ये मिथ है, मैनेजरियल रेवोल्यूशन सिर्फ एक मिथ है, मैनेजरियल क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मतलब ये कहना कि बहुत सारे क्लासेस के लोग शामिल है मैनेजरियल क्लास में, ये गलत बात है। राल्फ मिलीबैंड कहते हैं मैनेजमेंट की पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है, वर्किंग क्लास के बच्चे इतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जब वो मैनेजमेंट की पढ़ाई अफोर्ड ही नहीं कर पाते तो वो कैसे शामिल होंगे इस मैनेजरियल क्लास में। राल्फ मिलीबैंड ये भी कहते हैं बेशक कुछ एक्सेप्शंस हैं, वर्किंग क्लास के कई बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो इस मैनेजरियल क्लास में एंटर कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन जो है मैनेजरियल क्लास में वो रिच क्लास के लोगों की है। वो महंगी महंगी मैनेजमेंट स्कूल्स की पढ़ाई को अफोर्ड कर पाते हैं और एंटर कर जाते हैं इस मैनेजरियल क्लास में, और उन्हीं के द्वारा अपनी क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी रिच क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये काउंटर व्यू है मैनेजरियल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट राल्फ मिलीबैंड का। अब हम राल्फ मिलीबैंड का व्यू थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। इनकी बुक का नाम है द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इन्होंने देखो इस बात पर फोकस किया है, इन्होंने एनालाइज किया है कि पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में या फिर पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज़ में नेचर क्या है वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट कब इस्टाब्लिश होता है 1930 के बाद। उस समय आपको याद होगा फाइनेंशियल रिसेशन आता है, तो विभिन्न वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा धीरे धीरे अपने देश में जनता को राइट्स दिए जाते हैं, जैसे हेल्थ संबंधित राइट्स और दूसरे बेसिक राइट्स, यानी स्टेट काम करने लगता है जनता की वेलफेयर के लिए, तो वेलफेयर स्टेट इमर्ज होके आता है। तो इन्होंने एनालाइज किया है कि क्या वेलफेयर स्टेट में सिचुएशन चेंज होती है या फिर नहीं होती है। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि वेलफेयर स्टेट में भी इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, वेल्थ कुछ ही लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं, और जिनके पास वेल्थ है उन्हीं की चलती है, वही उन्हीं के पास पॉलिटिकल पावर रहती है। यानी मार्क्स का जो मेन व्यू है, दोज हु कंट्रोल द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दे आल्सो कंट्रोल द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये बात बिल्कुल ठीक है। इवन वेलफेयर स्टेट में भी राल्फ मिलीबैंड ये भी कहते हैं मैनेजरियल रेवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिथ है। यानी वेलफेयर स्टेट भी एक इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों का। ये साबित करने के लिए कि वेलफेयर स्टेट भी एक इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों का, राल्फ मिलीबैंड आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं। ये कहते हैं स्टेट के इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इन सब में भी दबदबा है एलीट क्लास के लोगों का। वो कहते हैं आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की ब्यूरोक्रेसी उठा के देख लीजिए,
जुडिशरी उठा के देख लीजिए, जुडिशरी और जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सिर्फ एलीट क्लास के लोग शामिल हैं ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में। देखो इंडिया में थोड़ी सिचुएशन अलग है, इंडिया में रिजर्वेशन है, इसलिए ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस के लोग ब्यूरोक्रेसी में शामिल हैं। तो राल्फ मिलीबैंड का जो ये व्यू है वो यूएसए के लिए है, मेनली यूएसए जैसे देशों के लिए है जहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, इसलिए सिर्फ जो एलीट लोग हैं वही आ पाते हैं ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में। लेकिन इंडिया में जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, और आप देख भी लीजिए जुडिशरी में वुमेन या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर दूसरी क्लासेस के कितने कम जज आते हैं। तो राल्फ मिलीबैंड का जो व्यू है कहीं ना कहीं इस संदर्भ में ठीक है कि ब्यूरोक्रेसी और जो जुडिशरी है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में ब्यूरोक्रेसी तो रिप्रेजेंटेटिव है रिजर्वेशन के कारण, लेकिन जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये सब बातें बोल के राल्फ मिलीबैंड कहते हैं वेलफेयर स्टेट भी इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों का। तो इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव में हमने मार्क्स के व्यू को जाना, लेनिन के व्यू को जाना और राल्फ मिलीबैंड के व्यू को जाना, मैनेजरियल क्लास के कंसेप्ट को भी जाना। अब देखो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट स्टेट में ही दूसरा स्कूल है स्ट्रक्चरल स्कूल। एक स्कूल हमने डिस्कस कर लिया इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट स्टेट, अब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट स्टेट के अंदर ही दूसरा स्कूल है स्ट्रक्चरल स्कूल। मार्क्स की बुक है द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट। इस बुक में मार्क्स ये कहते हैं जब देखो कैपिटलिज्म एडवांस स्टेट में होता है, यानी कैपिटलिज्म पूरा डेवलप कर चुका है, तो इस स्टेट में स्टेट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैपिटलिस्ट क्लास का, यानी कोई ऑटोनॉमी नहीं होती स्टेट के पास, स्टेट वैसे ही काम करता है जैसे कैपिटलिस्ट क्लास के लोग चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में स्टेट जो है सिर्फ एक सुपर स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही है, जिन लोगों का कब्जा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के पास वही कंट्रोल करते हैं स्टेट को। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन बताते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं वो सिचुएशन जब कैपिटलिज्म पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, जितने ऑर्गेनाइज्ड या फिर स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं उतने ही ऑर्गेनाइज्ड हैं वर्किंग क्लास के लोग, या फिर उतने ही ऑर्गेनाइज्ड हैं किसी दूसरे क्लास के लोग, फॉर एग्जांपल फ्यूडल लॉर्ड्स। कहने का एसेंस ये है ऐसी सिचुएशन जब दूसरी क्लासेस के लोग भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट पूरी तरह से कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में स्टेट जो है रिलेटिव ऑटोनोमस रूप से काम करता है, यानी पहले के अपेक्षाकृत थोड़ा बहुत ऑटोनोमस रूप से काम करता है, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस होती है स्टेट के हिसाब से। स्टेट पूरी तरह से कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के हितों के हिसाब से काम नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में जब दूसरी क्लासेस के लोग भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है स्टेट के पास ऐसी सिचुएशन में, तो आप बताइए इस स्कूल को स्ट्रक्चरल स्कूल क्यों कहा जाता है? थोड़ी बहुत रिलेटिव ऑटोनॉमी है स्टेट के पास, तो फिर आप बताइए स्ट्रक्चरल स्कूल क्यों कहा जाता है? स्ट्रक्चरल स्कूल देखो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले वाले कंसेप्ट में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, स्टेट सिर्फ एक सुपर स्ट्रक्चर है, लेकिन मार्क्स जब ये कहते हैं कि रिलेटिव ऑटोनॉमी है स्टेट के पास, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि स्टेट भी अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, यानी ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, नहीं, रिलेटिव ऑटोनॉमी है इसलिए स्टेट भी अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए इस स्कूल का नाम है स्ट्रक्चरल स्कूल। देखो एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स यहाँ पे रिलेटिव ऑटोनॉमी की बात करते हैं, कंप्लीट ऑटोनॉमी की बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं जब क्राइसिस आएंगे, अब देखो वर्किंग क्लास के लोग भी ऑर्गेनाइज्ड हैं या फिर किसी दूसरे क्लास के लोग भी ऑर्गेनाइज्ड हैं और कैपिटलिस्ट क्लास के लोग भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर क्राइसिस किसी प्रकार से आएंगे तो स्टेट साथ देगा कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों का ही, किसी और क्लास के लोगों का साथ नहीं देगा स्टेट। जब क्राइसिस की बात आएगी, यानी जैसे लोकसभा में कास्टिंग वोट की बात आती है ना, उसी प्रकार से ये कहते हैं कि आवश्यकता पड़ेगी तो स्टेट कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों का ही साथ देगा। इसीलिए कंप्लीट ऑटोनॉमी की बात नहीं करते, कार्ल मार्क्स रिलेटिव ऑटोनॉमी की बात करते हैं। समझ गए? स्ट्रक्चरल स्कूल में देखो कंट्रीब्यूशन रहता है ग्रैम्स्की का भी, अल्थ्यूजर का भी और निकोल पोलांजा का भी।
एक एक करके हम इनका कंट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम्स्की का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। ग्राम्स्की, आपको पता है, इन्हें थ्योरेटिशियन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ये कहा था सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही नहीं बाकी स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के। तो ग्राम्स्की भी एक प्रकार से स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, यानी रिलेटिव ऑटोनॉमी की बात कहते हैं। उन्होंने कंसेप्ट दिया था इंटीग्रल स्टेट का। आपको याद होगा जब हमने ग्राम्स्की को डिस्कस किया था, ग्राम्स्की के द्वारा बोला जाता है, देखो जब तक सिविल सोसाइटी है तभी तक स्टेट न्यूट्रल लगता है, जब सिविल सोसाइटी फेल हो जाती है तब स्टेट अपने कोर्जन की पावर का इस्तेमाल करता है। ग्राम्स्की के बाद दूसरे थिंकर जिनका कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चरल स्कूल में, वो है लुइस अल्थुजर। लुइस अल्थुजर को याद कीजिए, हमने कब स्टडी किया था इनको। देखो हमने स्टडी किया था जब हमने पढ़ा था मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स में। तो उस समय दो स्कूल थे, एक ऑर्थोडॉक्स और दूसरा न्यू मार्क्सिज्म। और न्यू मार्क्सिज्म में भी दो स्कूल थे, पहला था क्रिटिकल स्कूल या फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल और दूसरा था स्ट्रक्चरल स्कूल। स्ट्रक्चरल स्कूल में हमने पढ़ा था अल्थुजर के बारे में। ये कहते थे सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही मैटर नहीं करता, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स भी मैटर करते हैं किसी पॉलिटिकल फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये एग्जांपल भी देते हैं रशियन रेवोल्यूशन का, किस प्रकार से रशियन रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की सहायता से। इवन पोस्ट मॉडर्निज्म को जब हमने पढ़ा तब भी हमने पढ़ा था लुइस अल्थुजर को। इनके द्वारा उस समय कंसेप्ट दिया गया था इंटरपेलेशन का। इंटरपेलेशन मतलब किस प्रकार से आइडिया जो है वो लोगों के माइंड में डिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि बुर्जुआ क्लास के जो लोग हैं वो ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हैं कि जो आइडिया जाता है लोगों के माइंड में उनको लगता है ये हमारा आइडिया है, लेकिन वास्तव में ये आइडिया होता नहीं है लोगों का। तो इंटरपेलेशन का जो कंसेप्ट है अल्थुजर का, वो ग्राम्स्की के हेगमनी के कंसेप्ट की तरह ही है। दो तरह के एपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है, बोलते हैं अल्थुजर बुर्जुआ क्लास के द्वारा। बुर्जुआ क्लास के द्वारा आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ एपरेटस का यूज किया जाता है। दूसरा रिप्रेसिव स्टेट मतलब पुलिस, आर्मी। बस ये थोड़ा व्यू लिखने के लिए है। यूपीएससी अलग से नहीं पूछेगी कि आप अल्थुजर का ही व्यू बताइए, क्या पर्सपेक्टिव है अल्थुजर का स्टेट के बारे में, नहीं। लेकिन जब स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल के बारे में पूछा जाएगा तब आप लिखोगे, ग्राम्स्की के बारे में लिखोगे, मार्क्स का कंसेप्ट लिखोगे, ग्राम्स्की के बारे में लिखोगे, और जो नेक्स्ट थिंकर हम अब डिस्कस करेंगे निकोल पोलांजा, उनके बारे में लिखोगे। निकोल पोलांजा नहीं, ये निकोस पोलांजा हैं। इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस। इन्होंने देखो राल्फ मिलीबैंड की तरह पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में स्टेट के नेचर को एनालाइज किया है, यानी वेलफेयर स्टेट को एनालाइज किया गया है निकोस पोलांजा के द्वारा। ये कहते हैं, ये कहना कि स्टेट जो है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है एक क्लास के लोगों का वेलफेयर स्टेट में, ये गलत है। इनका कहना है जब से देखो यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज आई है, मतलब एक निश्चित उम्र के ऊपर सभी को वोट देने का अधिकार मिला है, जैसे इंडिया में 18 साल से ऊपर कोई भी वोट दे सकता है, इसी प्रकार का कंसेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज में भी है। तब से कैच ऑल पार्टी का फेनोमेनन स्टार्ट हो गया है। कैच ऑल पार्टी, इस फेनोमेनन के अनुसार देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में हर एक सेक्शन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। किसी भी सेक्शन के सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वोट्स हो, पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ प्रोमिस करेगी उस सेक्शन से। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सभी सेक्शंस से अपील करती है अपने आप को वोट देने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े प्रोमिस भी किए जाते हैं, और सत्ता में आने के बाद हर एक सेक्शन के लिए काम भी किए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना स्टेट जो है वो सिर्फ एक क्लास के इंटरेस्ट के लोगों के लिए काम करता है, वो ठीक नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, क्योंकि देखो जो निकोस पोलांजा हैं ये भी रिलेटिव ऑटोनॉमी की बात करते हैं। ये कहते हैं देखो जब भी क्राइसिस आते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए में क्राइसिस आए, बल्कि पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आए थे 2008 में, तो उस समय वो बैंकर जो रिस्पॉन्सिबल थे क्राइसिस के लिए उनको बचा लिया गया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और वॉल स्ट्रीट जो मूवमेंट थी उस मूवमेंट में प्रोटेस्टर्स को हटवा दिया गया था, बल्कि उन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट फोर्स का भी इस्तेमाल किया गया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो एसेंस हम निकाल सकते हैं निकोस पोलांजा के अनुसार। देखो कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरेट सिस्टम है, मतलब सभी पार्टीज
इलेक्शन जीतने की कोशिश करती हैं, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती हैं, तो वो हर एक सेक्शन के वोट हासिल करने की कोशिश करती हैं और चुनाव जीतने के बाद हर एक सेक्शन के लिए काम भी करती हैं। तो ये कहना कि स्टेट सिर्फ एक क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है वो गलत है। लेकिन जब भी क्राइसिस आएंगे, जब भी आवश्यकता पड़ेगी, स्टेट साथ देगा सिर्फ डोमिनेंट क्लास के लोगों का, इसलिए स्टेट रिलेटिव ऑटोनोमस है। तो ये पूरा कंसेप्ट है निकोस पोलांजा का। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट किया मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट स्टेट। इसी के साथ हमारा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट स्टेट खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखो, ये हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ स्टेट। लिबरल न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है स्टेट का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को डिस्कस किया था। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है स्टेट के बारे में, वो हम अब डिस्कस कर चुके हैं। प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है स्टेट का, ये हमने तब डिस्कस कर लिया था जब हमने प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी के बारे में डिस्कस किया था। वही बातें लिखनी है सब जो मैकाइवर और लास्की ने बोली थी। स्टेट जो है वो कीस्टोन है सोशल आर्किटेक्चर का, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट स्टेट में कुछ खास नहीं है, बिल्कुल 3-4 मिनट का है। सिर्फ एक हमारा रहता है पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव अबाउट स्टेट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमजा लावी का कंसेप्ट है ओवर डेवलप्ड स्टेट का, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। कल हमारा थ्योरीज ऑफ द स्टेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पावर स्टार्ट करेंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।